गाइज आरबीआई ग्रेड बी 2026 एग्जाम में अभी सिर्फ एक महीना बचा है और ये एक महीना आई नीड नॉट टेल यू इज वेरी वेरी क्रूशियल। इस एक महीने में आप कुछ भी ऐसा ना पढ़ें जो इरेलेवेंट हो, एग्जाम की नीड के अकॉर्डिंग ना हो। हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है टॉप प्रायोरिटी एरियाज पे। टाइम है नहीं, सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो पिन पॉइंट कर कर अगर हम प्रायोरिटी एरियाज को कवर करेंगे एटलीस्ट हम जो पढ़ेंगे वो एग्जाम में तो आएगा, उससे हमें कट ऑफ्स या ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करने में तो हेल्प मिलेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ टॉप प्रायोरिटी एरियाज बताऊंगा बेस्ड अपॉन द पास्ट ट्रेंड्स। जहां मैं नहीं बता सकता कि ये टॉप प्रायोरिटी एरिया है वहां भी मैं बता दूंगा, क्योंकि ट्रेंड पास्ट में काफी ऑकवर्ड रहे हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप आरबीआई के लिए नए हैं तो ये गाइड बुक जरूर डाउनलोड कर लीजिए फॉर आरबीआई मैनेजर 2026। अगले साल जो दे रहे हैं उनके लिए भी ये काम आएगी। इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे। सबसे पहली चीज, सिंस 2019 आपको डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा इन मोर डिटेल देन व्हाट इज मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन। एंड थर्ड, आपको लिस्ट ऑफ रेफरेंस सोर्सेज मिल जाएगी फॉर सेल्फ प्रिपरेशन एंड दिस कैन बी डाउनलोडेड एट जीरो कॉस्ट। द लिंक टू डाउनलोड दिस इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। अब कुछ प्रायोरिटी एरियाज हैं जो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको दो सिंपल रूल बता देता हूं अगले एक महीने के लिए। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि आप पूरा नहीं कर पाओगे लेकिन फिर भी ट्राई कर रहे हो कि मैं पूरा कर लूं, तो आप गलत कर रहे हो। कोई पूरा नहीं कर पाएगा और ना ही हमें इस चीज की टेंशन लेनी है कि हम पूरा सिलेबस नहीं कर पाएंगे। इट्स रियली ओके, कोई दिक्कत ही नहीं है। पूरा सिलेबस करने की जरूरत ही नहीं है, मैं आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूं। तो इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है। और सोर्स जितना ट्राई करो सिंगल रखो। हमेशा कहता हूं कि पढ़ने का एक सोर्स रखो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा हम इसको 1.5 सोर्स बना लेते हैं। 1.5 सोर्स का क्या मतलब होता है कि पढ़ने का एक सोर्स और 0.5 मतलब आधा सोर्स क्या हो सकता है कि हम एमसीक्यूज जितनी भी जगह से कर पाए या मॉक टेस्ट हम जितनी भी जगह से दे पाए वो हम कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं होता और रिटर्न बहुत हाई आ जाता है बेस्ड अपॉन द टाइम यू आर इन्वेस्टिंग। तो ये तो दो चीजें आपको सबसे पहले समझ लेनी है। उसके बाद अब टॉप प्रायोरिटी एरियाज क्या है, मैं 4 प्रायोरिटी एरियाज आपको बताऊंगा। सबसे पहले प्रायोरिटी एरिया है क्वांट एंड रीजनिंग। क्वांट एंड रीजनिंग में मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूं, देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि सेक्शनल कट ऑफ इस साल इंक्रीज होने के बहुत बहुत चांसेस हैं, ठीक है। और वी आर एक्सपेक्टिंग के वो 35% तक जाएगी। मतलब क्वांट में आपको कहीं ना कहीं 10.5 नंबर और रीजनिंग में आपको 21 नंबर चाहिए होंगे। But still, if I want to score 10.5 or 11 or 21 plus in reasoning, the idea is कि I should not be solving quant में। इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं 25 मिनट में 30 क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, हो ही नहीं सकते। जरूरत भी नहीं है। जैसा मैंने बताया 11 नंबर आ गए तो मेरी कट ऑफ क्लियर होगी। मैं कितने टारगेट करूंगा, मैं 12 से 13 नंबर टारगेट करूंगा, 12 से 14 नंबर टारगेट करूंगा। तो 12 से 14 नंबर टारगेट करने के लिए डू आई नीड टू कवर दी होल सिलेबस? द आंसर इज नो। तो कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जहां से हर साल क्वेश्चन आते हैं, या ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन भले ही कम आए लेकिन डुएबल टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। सिमिलरली रीजनिंग में भी जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा अगर 22-23 नंबर का टारगेट है तो 45 मिनट्स में आप 60 क्वेश्चंस तो कर ही नहीं पाएंगे। जरूरत भी नहीं है, बिकॉज मुझे 22-23 नंबर लेने हैं जिसके लिए मैं लिमिटेड चैप्टर्स भी पढ़ूंगा, लेकिन अच्छे से पढ़ूंगा तो मेरे वो 22-23 नंबर आ सकते हैं। तो मैं दोनों में क्वांट एंड रीजनिंग में आपको बताऊंगा कि कौन से प्रायोरिटी एरियाज हैं, कहां आपको फोकस करना है। बट जब आप उन सिर्फ प्रायोरिटी एरियाज पे फोकस करेंगे आपको उनको बहुत अच्छे तरीके से करना है। अच्छे तरीके का मतलब क्या है कि जब आप उनमें से क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आप देखिए प्रीवियस ईयर में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, किस किस लेवल के क्वेश्चन आए, और आप रियलाइज करेंगे कि इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, हर चैप्टर में बहुत सारे लेवल्स हैं। आपको सभी चीजें कंप्लीट करनी है, तभी आप लिमिटेड चैप्टर्स करके यू कैन बी श्योर कि अब मैं इन चैप्टर्स में से क्वेश्चन उठा लूंगा, कर लूंगा। तो क्वांट के लिए ये प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, परसेंटेजेस, रेशियो प्रपोर्शन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। इसमें से भी मैं मेरे हिसाब से ये प्रायोरिटी 1-2, ये भी प्रायोरिटी 1 डेटा इंटरप्रिटेशन, और एक आपके क्वेश्चन आते हैं क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 पे। ये
ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है, टॉपिक नहीं है। क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 का क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क पे भी हो सकता है, परसेंटेज भी पे हो सकता है, नंबर सीरीज पे भी हो सकता है, बट इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। तो ये मेरे प्रायोरिटी एरियाज हैं, और डीआई में से हर साल 15 क्वेश्चन ऑलमोस्ट आउट ऑफ 30 डीआई पे ही आ रहे हैं, और एक डीआई आउट ऑफ दिस 15 क्वेश्चंस, एक डीआई मतलब सेट ऑफ 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ दिस 15 क्वेश्चंस in the past 2 years we have seen is either coming on percentage or ratio and proportion pie charts type, which is doable। ठीक है, डीआई आपको टाइम एंड वर्क पे भी आ सकती है, टाइम स्पीड डिस्टेंस पे भी आ सकती है, जो जनरली टफ रहती हैं। तो परसेंटेज वाली डीआई, रेशो प्रोपोर्शन वाली डीआई, पाई चार्ट वाली डीआई, बारग्राफ वाली डीआई, अगर परसेंटेज, रेशो प्रोपोर्शन जैसे टॉपिक्स पे है तो वो थोड़ी सी आसान होती है। तो इस तरह की डीआई को आप अच्छे से जरूर कर लें। रीजनिंग में मैं पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट्स को प्रायोरिटी 2 दूंगा, बिकॉज ये एग्जाम में बहुत रिस्की हो जाते हैं। काफी बार एक एक पजल में 15-15-20 मिनट लग जाते हैं, एंड स्टिल यू माइट नॉट बी एबल टू सॉल्व इट, लीडिंग टू लॉट ऑफ पैनिक एट योर साइड। तो हम पजल्स को प्रायोरिटी 2 देंगे, लेकिन प्रायोरिटी 1 मतलब हमें ये टॉपिक्स अच्छे से कर लेने हैं। ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, रिवर्स सिलोजिज्म, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, रैंकिंग, इनइक्वालिटी। अच्छे से करने का मतलब यही है कि इन टॉपिक्स पे 50-50, 60-60 क्वेश्चंस कर लो भाई, डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल के। और फिर अगर टाइम बचा तो पजल्स भी कर लेना, इजी टू मॉडरेट लेवल के, क्योंकि वही एग्जाम में आपसे सॉल्व होंगे। ज्यादा लेंथी, ज्यादा कॉम्प्लेक्स पजल एग्जाम में सॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो ये रीजनिंग में आपकी प्रायोरिटी एरियाज हैं। अब दूसरा प्रायोरिटी एरिया क्वांटिटेटिव रीजनिंग से रिलेटेड ही है। दूसरा प्रायोरिटी एरिया वो है फोकस ऑन एक्यूरेसी ओवर अटेम्प्ट्स। सेक्शनल कट ऑफ हमें लग रहा है बढ़ेगी, ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ हमें लग रहा है बढ़ेगी, बट इस चक्कर में हम ये नहीं है कि हम आंख बंद करके हम सिर्फ अपने अटेम्प्ट्स बढ़ाने लग जाएं। दैट वुड बी दी वर्स्ट स्ट्रेटेजी। हमें एक्यूरेसी पे और भी ज्यादा फोकस करना है, बिकॉज जब कट ऑफ्स बढ़ेगी इस इंटेंस कंपटीशन में, एक्यूरेसी ही आपके काम आएगी। मैं आपको एक सिनेरियो देता हूं। सपोज कीजिए आपने 90 क्वेश्चन किए विद 70% एक्यूरेसी, या फिर आपने 80 क्वेश्चन किए विद 90% एक्यूरेसी। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं, ये एक्यूरेसी है। यहां पे आपके मार्क्स आएंगे 56, यहां पे आपके मार्क्स आएंगे 72 या 70। तो इतना फर्क है कि कम क्वेश्चंस कर लो लेकिन हाई एक्यूरेसी से करो तो मार्क्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो देयर हैज टू बी अ मॉडरेट बैलेंस। ऐसा भी नहीं है कि हम अटेम्प्ट्स बिल्कुल कम कर लें, देयर हैज टू बी अ मॉडरेट बैलेंस। अटेम्प्ट्स कम रखो ताकि एग्जाम में हर क्वेश्चन को एक डिसेंट टाइम दे पाओ, लेकिन फिर वो क्वेश्चन आपका ठीक भी होना चाहिए। और एक्यूरेसी अगर हमें बढ़ानी है, हमें बहुत ज्यादा सेक्शनल टेस्ट देने चाहिए। मॉक टेस्ट तो हम देते ही हैं, सेक्शनल टेस्ट देने चाहिए, जहां पे फोकस यही होना चाहिए कि मैं कैसे सेलेक्ट करूंगा क्वेश्चंस को जो मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूं विदाउट गेटिंग इनटू द क्वेश्चंस जो मुझे नहीं आते हैं। ठीक है, दूसरा, कैसे मैं अपना टाइम मैनेज करूंगा ताकि मैं कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर पाऊं। तो सेक्शनल टेस्ट आपको ज्यादा से ज्यादा देने हैं टू रिफाइन योर स्ट्रैटेजी, और वही स्ट्रैटेजी फिर आपको फुल एंड मॉक टेस्ट में भी लगानी है। प्रायोरिटी नंबर 3 इज करंट अफेयर। करंट अफेयर में काफी लोग पूछते हैं सर स्कीम ज्यादा आएंगी या रिपोर्ट ज्यादा आएंगी, आरबीआई नोटिफिकेशन ज्यादा आएंगी। कुछ नहीं पता है। पिछले 2 साल को आप कंपेयर कर लो, वेटेज बिल्कुल हेवायर है। 2024 में फेज 1 में 10 स्कीम्स आई थी, यहां पे सिर्फ 1 क्वेश्चन आया है। आरबीआई नोटिफिकेशन 2024 में 20 नंबर के आए थे, यहां पे सिर्फ 8 नंबर के आए। स्टैटिक जीए 2024 में 0 नंबर की आई थी, यहां पे 8 नंबर की आई। तो एरिया पिन पॉइंट करना कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट शुड नॉट बी योर गोल। ये सारे एरियाज ही पढ़ने हैं आपको। आप एआरडी सीए छोड़ दीजिए, ठीक है, उसका 1-2 क्वेश्चन आएगा, बट स्कीम्स हो गया, रिपोर्ट्स हो गया, आरबीआई नोटिफिकेशन हो गया, या जीए, ईएसआई, फाइनेंस करंट अफेयर्स हो गया, ये हमें करना है। ठीक है, अब ऑप्शन क्या है? 5 मंथ्स ऑफ करंट अफेयर्स करने हैं। मैं आपको काफी बार बता चुका हूं 3 मंथ्स इज द लास्ट रिजॉर्ट, कि जिसके पास बिल्कुल भी कोई चारा नहीं है भैया 3 मंथ्स ऑफ करंट अफेयर्स कर ले। अब करना कैसे है? काफी लोग तो डिटेल्ड मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, किसी भी कोर्स में आप हो उनके पूरे मैगजीन्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे एडुटैप में करंट टैप है, रिपोर्ट्स टैप है, आरबीआई न्यूज टैप है, काफी लोग डिटेल्ड मैगजीन्स पढ़ रहे हैं। वो
उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। ऑप्शन 2 क्या है? जो डिटेल्ड मैगजीन नहीं पढ़ पा रहे, ठीक है, आपको कोई समरी चाहिए तो कहीं से आप समरी ढूंढिए। जो लोग एडुटैप के कोर्स में, उनके लिए मैं बता दूं कि भैया आप बूस्टर पढ़ लो फॉर मार्च, अप्रैल, मई। इन 3 महीने का बूस्टर कर लो। प्लस आपके कोर्स में हमने रामबान एमसीक्यूज डाले हैं। रामबान एमसीक्यूज के अंदर जितने एमसीक्यूज हैं सारे कर लो, एक भी ना छोड़ो। तीसरा, अगर ये भी नहीं कर पा रहे हो, टाइम नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं कर पा रहे हो, टाइम नहीं है, ठीक है, तो फिर सिर्फ रामबान एमसीक्यूज कर लो। रामबान में जो एमसीक्यूज हैं वो, ठीक है, यहां पे दोनों में जो मैं बोल रहा हूं वो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून का जो भी पार्ट होगा थोड़ा बहुत वो हम डाल देंगे, ठीक है। अब ये नहीं है कि आप सिर्फ इसी ऑप्शन को चुन लो, जितना छोटा ऑप्शन चुनोगे उतना रिस्क तो रहेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन बेस्ट है बीच का। अगर आपके पास टाइम कम है तो एटलीस्ट 3 महीने का बूस्टर पढ़ सकते हो यार। 300 पेज हैं, अगर डेली के 25 पेज भी पढ़ोगे तब भी हो जाएगा, मतलब 10-12 दिन में। इतना एफर्ट तो मारना चाहिए, ठीक है। साथ में रामबान एमसीक्यूज कर लो जिससे रिवीजन भी हो जाएगी, और अगर बूस्टर में कोई न्यूज हमने छोड़ दी होगी ये सोचकर कि इंपॉर्टेंट नहीं है तो कहीं ना कहीं वो आपको रामबान एमसीक्यूज में मिल जाएगी। प्रायोरिटी 4 क्या है इस टाइम पे? रिवीजन। मैं हमेशा ये बोलूंगा, जीए इज मोर अबाउट रिवीजन एंड लेस अबाउट कवरेज। अगर आप 80% भी कवर कर लो लेकिन उसको 2-3 बार रिवाइज कर लो, दैट इज मोर देन एनफ, और दैट वुड बी मच बेटर देन रीडिंग जस्ट वंस एंड कवरिंग 100%। सो रिवीजन बहुत जरूरी है, 2-3 बार रिवाइज करना है। और रिवाइज करने के लिए मेरे हिसाब से इस टाइम पे बेस्ट वही है कि आप एमसीक्यूज के थ्रू रिवाइज करो। अगर आपके पास टाइम है, आप जो भी पढ़ रहे हैं उससे भी रिवाइज कर लीजिए। जो भी आप मैगजीन पढ़ रहे हैं, जो भी आप करंट अफेयर्स कहीं से भी पढ़ रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, वहां से रिवाइज कीजिए। बट अगर टाइम कम है तो एमसीक्यूज आर दी बेस्ट सोर्स ऑफ रिवीजन इफ दे आर कॉम्प्रीहेंसिव। कॉम्प्रीहेंसिव मतलब कि एमसीक्यूज इतने हों कि उससे सारी न्यूज और सारी डायमेंशंस कवर हो जाए। उस तरह से आप एमसीक्यूज से भी रिवाइज कर सकते हैं। और एडुटैप में अगेन मैं ये रामबान के बारे में बताना चाहूंगा जिसमें हमने 3500 प्लस एमसीक्यूज डाले हैं फ्रॉम जैन टू मई। तो आप इसके थ्रू रिवीजन कर सकते हो अगर आप एक बार मैगजीन्स पढ़ चुके हो। जब आप इन एमसीक्यूज को करेंगे आपको खुद रियलाइज होगा कि यार एमसीक्यूज काफी ज्यादा न्यूज और काफी ज्यादा डायमेंशंस पे हैं कि न्यूज ही रिवाइज हो रही है ऐसा लगेगा थ्रू एमसीक्यूज। और मैं एक चीज लास्ट में ये बताना चाहूंगा कि आप जितना मर्जी पढ़ लो, जितना मर्जी रिवाइज कर लो, एट द एंड ऑफ द डे EQ, योर इमोशनल कोशेंट वुड बी मच मोर इंपॉर्टेंट देन योर IQ। हम पढ़कर, क्वेश्चंस कर पढ़कर, रिवीजन कर अपने IQ पे काम कर रहे हैं, इंटेलिजेंस कोशेंट। बट एग्जाम में जाएंगे, एग्जामिनर बोलेगा ये रहे 2 घंटे, ये रहे 200 क्वेश्चन, दे दे अपना बेस्ट। उस टाइम हम क्या अपनी पढ़ाई को एक्चुअली में इंप्लीमेंट करके 200 क्वेश्चंस में से मैक्सिमम नंबर ला सकते हैं? उसका आंसर है हमारे EQ पे। क्योंकि चैलेंज सिर्फ ये नहीं होता कि मुझे आता है नहीं, चैलेंज होता है कि क्या मैंने टाइम मैनेज करना सीखा। नहीं कर पाओगे तो आते हुए क्वेश्चंस भी नहीं देख पाओगे, करोगे तो क्या देख ही नहीं पाओगे उनको एग्जाम में। क्या मैंने एंजाइटी मैनेज करनी देखी? पहले 2 क्वेश्चन आपने उठाए, नहीं हुए, प्रेशर आ गया, सोचा ही नहीं कि कोई बात नहीं आगे चलते हैं, सबको मुश्किल लग रहे होंगे। तीसरी बात, क्या आपने क्वेश्चंस सेलेक्ट करना सही से सीखा? सपोज घर आके आप सारे क्वेश्चन कर लोगे जब वो पेपर 5 घंटे में करोगे, बट उस 2 घंटे में क्या जो सबसे जल्दी होने वाले क्वेश्चंस हैं क्या आप उनको सेलेक्ट कर अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर पाओगे? ये सारी चीजें इमोशनल कोशेंट के अंदर आती हैं जिस पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हमें लगता है कि बस पढ़ते रहो एग्जाम अच्छा हो जाएगा। नहीं बेटा नहीं। जब मॉक टेस्ट देके देखोगे ना रियल टाइम एनवायरनमेंट में, तब रियलाइज होगा कि यू कुड हैव परफॉर्म मच बेटर विद द नॉलेज यू हैव ऑलरेडी हैव। कितने लोगों के मॉक टेस्ट में 60, 55 ऐसे नंबर आ रहे हैं, उनको लगता है कि और पढ़ेंगे तो नंबर बढ़ जाएंगे। नहीं, उसी नॉलेज से आप इस 60 को 75 कर सकते हो, 55 को 70 कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप अपने EQ पे ध्यान दो।
तो ये बहुत बहुत जरूरी एस्पेक्ट है, इस पे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं. प्लीज लुक इन टू दैट, अदरवाइज जितनी भी मेहनत है वो आपकी बर्बाद हो सकती है. सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड. और अगर आप अभी भी आरबीआई का कोई कोर्स देख रहे हैं, ठीक है, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए. यहाँ पे कोर्सेज के अंदर आप आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज में जाकर अभी इस जो 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए एक तो ये रामबान करंट अफेयर कोर्स है, जिसमें हमने जो हमारे फाइनल 100 एमसीक्यूज हैं कि हमें लगता है कि ये फाइनली आपको एग्जाम से पहले करके जाने चाहिए, वो हमने यहाँ पे आपको दिए हैं. टोटल 3500 एमसीक्यूज हैं. दिस इज बीइंग गिवन एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस ₹1500. बाकी अगर आप थोड़ा और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ये फेज 1+2 का लाइव क्रैश कोर्स है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, करंट अफेयर्स के डिटेल्ड मैगजीन्स भी मिल जाएंगे, बहुत सारे एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे. तो आप ये क्रैश कोर्स भी एक्सप्लोर कर सकते हो. इस रामबान में भी आपको फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे. तो अगर आप सिर्फ फुल लेंथ मॉक्स ही ढूंढ रहे थे, साथ में थोड़े बहुत करंट अफेयर के एमसीक्यूज ढूंढ रहे थे, तब भी ये रामबान वाला कोर्स आपको यूजफुल हो सकता है. सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड. ऑल दी बेस्ट. गुड बाय.